मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जिसका नाम जोंगो है, जो कि एक पेशेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिख रही है। और ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन वोंगजू है। वोंगजू फिलहाल दिमागी रूप से कमजोर है और जोंगो ही अपनी बहन का इलाज कर रही है। अब वोंगजू की दिमागी हालत उसकी मां की मौत के बाद बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वोंगजू अपनी मां की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसका सीधा असर उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ गया था। अब जोंगो अपनी बहन की बीमारी जानना चाहती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, इसलिए वो उसका एमआरआई टेस्ट करती है। अब वोंगजू को एमआरआई मशीन के अंदर भेजा जाता है। सभी डॉक्टर्स उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से उस रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि वोंगजू अपने बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। इसके बाद 2 डॉक्टर वोंगजू को देखने रूम में जाते हैं तो वोंगजू बेड पर नहीं मिलती। अब वो अचानक कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक हिडन पावर उन डॉक्टर्स को उठाकर दीवार की तरफ फेंक देती है और हमें यांगजू एक खतरनाक लुक में दिखाई जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम डीमन हंटर्स की एक टीम को देखते हैं जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं, जिसमें इन सबका लीडर बोब, उसका असिस्टेंट किम और एक लड़की जिसका नाम शेरन है शामिल होते हैं। अब ये जो शेरन है, इसके अंदर डीमंस को भगाने की पावर है। अब ये तीनों काम कर रहे होते हैं। तभी इनके पास एक क्लाइंट आता है जिसकी बेटी अभी कुछ दिन पहले ही गायब हो गई थी, और वो लड़की ऐसी नहीं थी कि वो अपना घर छोड़कर कहीं चली जाए। यहाँ तक कि पुलिस के साथ साथ कई डिटेक्टिव्स ने भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन जो कोई भी उसे ढूंढने के लिए निकलता है उनके साथ अजीबोगरीब हादसे हो जाते और उन हादसों में उनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से अब कोई भी उस लड़की को ढूंढना नहीं चाहता और थक हार कर ये मजबूर पिता इनके पास आया है। अब बोब इस केस को अपने अंडर में ले लेता है और उस आदमी से कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपकी लड़की को ढूंढ कर लाएंगे। इसके बाद वो पिता बोब से कहता है कि तुम इस केस को ध्यान से हैंडल करना, क्योंकि इस केस में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें टीवी पर न्यूज दिखाते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि कोरिया में बहुत ही अजीब तरीके से आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है और उनके किलर का कुछ पता नहीं चल पा रहा। साथ ही जो लोग उन्हें मारते हैं वो सब अजीब तरह से बिहेव करते हैं, जैसे कि उन पर कोई शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया गया हो। वो लोग कैमरे के सामने भी अजीब तरह से स्माइल करते हैं। साथ ही जब भी कोई मर्डर होता है तो वहाँ एक अलग साइन बना होता है, जैसे किसी रिचुअल में यूज किया जाता हो। अब पुलिस की पूरी टीम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इन मर्डर्स के पीछे का कारण पता नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम बॉब की टीम को देखते हैं जो उस लड़की को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग में बहुत सारे यंगस्टर्स अजीब हालत में मौजूद होते हैं। अब बॉब एक लड़की को कुछ पैसे देते हुए उससे कल्ट ग्रुप के बारे में पूछता है। इसके बाद वो सब उस हॉल में चले जाते हैं जहाँ कल्ट ग्रुप मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि कल्ट ग्रुप के मेंबर कोई डेमोनिक रिचुअल कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ वो लड़की भी मौजूद होती है जिसे ढूंढने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। अब बॉब उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। वहीं शेरन उस लड़की के पास चली जाती है और उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक पावर को उस लड़की के अंदर से बाहर निकालने लगती है। शेरन जब उस लड़की के सर पर अपना हाथ रखते हुए कुछ पढ़ती है तो एकदम से उसकी आंखें सफेद पड़ जाती है। वही इन सब की वजह से अब उस लड़की को भी तकलीफ होने लगती है, उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ जाती है। वही किम ये सब रिकॉर्ड करता रहता है। इसी दौरान किम नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी कल्ट के मेंबर्स थे उन सबके कान के पीछे एक जैसे टैटू बने हुए हैं। वो इन टैटू को भी रिकॉर्ड कर लेता है ताकि इनके पीछे का रहस्य जान सके। वही शेरन के एग्जॉस्टिज्म की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो शेरन सबको बताती है कि अब इसके अंदर से डीमन पूरी तरह से चला गया है, क्योंकि डीमन ने अभी उस पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था। अब लड़की को ढूंढकर वो लोग अपने केस को पूरा कर लेते हैं। अब अगले सीन में हमें जोंगो को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर को अपनी बहन की कंडीशन दिखाते हुए बताती है कि उसकी बहन अब मेंटल प्रॉब्लम से कहीं आगे निकल चुकी है, क्योंकि वोंगजू को किसी डेमोनिक पावर ने अपना शिकार बना लिया है। अब वो डॉक्टर जोंगो की सारी बात सुनने के बाद उसे बॉब की टीम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर सच में वोंगजू किसी डेमोनिक पावर का शिकार बन चुकी है तो सिर्फ हंटर टीम ही उसे इन सब से बचा सकती है। अब हम हंटर टीम को देखते हैं जो पिछले केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जोंगो वहाँ पर आ जाती है। वो बॉब से मदद मांगती है, लेकिन बॉब को जब पता चलता है कि उसे यहाँ पर डॉक्टर फादर ने भेजा है
तो वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। ये सुनकर जोंगो उदास हो जाती है क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से हंटर टीम के पास आई थी। जोंगो बॉब से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि इस पेन ड्राइव में मेरी बहन की फुटेज है। आप एक बार इसे जरूर देखना। अगर तब भी तुम मेरी मदद नहीं करना चाहोगे तो मैं आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो एक बार फिर से अपनी बहन के पास आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी बहन अपने रूम में नहीं होती, इसलिए वो भागकर अपनी बहन के कमरे में जाती है। तो एकदम से वोंगजू उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जोंगो बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद वो जब दोबारा पीछे मुड़ कर देखती है तो उसकी बहन आराम से बेड पर लेटी हुई है। अब जोंगो वहाँ से चली जाती है। वही किम और शेरन पेन ड्राइव की वीडियो को देखने लगते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वोंगजू सच में डिमोनिक पावर के कब्जे में है। अब वो लोग वीडियो देख ही रहे होते हैं, तभी बॉब भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो भी उस वीडियो को देखने लगता है। वोंगजू की हालत देखकर वो जोंगो की मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वो जोंगो को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे सारी फुटेज फिर से दिखाने लगता है। वो बताता है कि तुम्हारी बहन को कल्ट ग्रुप के मेंबर ने अपना शिकार बनाया है। वो लोग कई महीनों से तुम्हारी बहन की बॉडी के ऊपर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग कई बार हॉस्पिटल में भी आ चुके हैं। यही वजह है कि वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई। शेरन उसे बताती है कि ये लोग पिछले कई सालों से उन मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया हो, और तुम्हारी बहन भी उन मासूम लोगों में से एक है। वो आगे बताती है कि आज से कई साल पहले भी लूसिफर ने इसी तरह से कई मासूम लोगों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई सारे बच्चे मारे गए थे और बॉब भी उन बच्चों में शामिल था। लेकिन वो लूसिफर की शैतानी शक्तियों का शिकार होने से बच गया, और तब से ही बॉब ने फैसला किया कि वो एक दिन उस लूसिफर का खेल खत्म करेगा। अब वो सब मिलकर वोंगजू का केस लेने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो लोग वोंगजू के ऊपर एग्जॉस्टिज्म शुरू कर देते हैं। शेरन जब उसका सर पकड़ती है तो वो भी वोंगजू को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिमोनिक पावर ने वोंगजू को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो डिमोनिक पावर सबको दूर फेंक देती है, लेकिन शेरन फिर भी मंत्रों को चांट करती रहती है। लेकिन वोंगजू के ऊपर इन मंत्रों का कोई असर नहीं होता। अब वो इन सब को चकमा देकर कमरे से गायब हो जाती है। जब वो लोग देखते हैं कि वोंगजू उस रूम में नहीं है तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो सब कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वोंगजू सभी सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रही है। इसके बाद वो डिमोनिक पावर हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबको अपने कमरों से बाहर निकाल देती है, ताकि वो डीमन हंटर्स की टीम को बाहर जाने से रोक सके। वही वोंगजू भी अब हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। वो सड़कों पर घूमने लगती है। कुछ देर बाद जोंगो भागते हुए वहां आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वोंगजू को पकड़ती है तो वोंगजू बेहोश होकर उसके हाथों में ही गिर जाती है। इसके बाद हंटर टीम भी वहां आ जाती है। अब शेरन उन्हें बताती है कि वो अभी तक डीमन के बारे में नहीं जान पाई है, और जब तक उसे उसका नाम पता नहीं चलेगा वो अपना एग्जॉस्टिज्म पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो डीमन वोंगजू के अंदर मौजूद है उसने वोंगजू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब शेरन कहती है कि अगर हमें इसे अपनी पावर से कमजोर करना है तो हमें उसी घर में जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि जहां पहली बार वोंगजू के ऊपर शैतानी शक्तियों का यूज किया गया था। अब कुछ देर बाद जोंगो उन सबको अपने घर पर ले जाती है। वहां जाकर वो लोग सारे सीसीटीवी ऑन कर देते हैं, साथ ही घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और वोंगजू को एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद वोंगजू के आसपास नमक से 2 गोले बना देते हैं ताकि शैतानी शक्ति इन्हें क्रॉस ना कर सके। अब वो लोग अपना एग्जॉस्टिज्म शुरू कर देते हैं और ये प्रोसेस पूरे 6 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा, और इन्हीं 6 स्टेजेस के दौरान उन्हें डीमन का नाम जानना है ताकि वो लोग उस डीमन को वोंगजू की बॉडी से बाहर निकाल सके। अब शेरन अपना पहला स्टेप शुरू करती है, लेकिन वोंगजू के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। अब शेरन एक एक करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से अब वोंगजू की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच कल्ट ग्रुप के कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वो लोग इस प्रोसेस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बॉब उन सबको मारने लगता है। वही शेरन भी अपना रिचुअल पूरा करने लगती है, लेकिन अब रिचुअल की वजह से वहां का माहौल काफी खराब होने लगा था। यहाँ तक कि वहां की जमीन भी हिलने लगी थी, जिसकी वजह से वोंगजू डीमन की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब डीमन शेरन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पावर से शेरन का हाथ जला देता है, लेकिन शेरन इन सब को बर्दाश्त करते हुए अपना काम करती रहती है। अब डीमन
उस नमक के गोले की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था। वोंगजू एकदम से खड़ी हो जाती है, लेकिन शेरन मंत्र पढ़ते हुए उसे वापस बिठा देती है। वहीं दूसरी तरफ बॉब अभी भी उन सभी से लड़ता रहता है, लेकिन इसी दौरान एक शैतान उसके ऊपर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। एक पल को तो बॉब ही उसके काबू में आ जाता है, लेकिन बॉब अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उल्टा उसे ही मार देता है। इसके बाद वो दोबारा से रूम में आ जाता है, जहां शेरन वोंगजू के ऊपर 5वां प्रोसेस शुरू कर चुकी थी। अब वो वोंगजू के साथ एक अलग दुनिया में चली जाती है, जहां वो बातों ही बातों में उस डीमन का नाम जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन इतनी आसानी से अपना नाम नहीं बताता। अब शेरन बड़ी ही चालाकी से उस डीमन का नाम जान लेती है। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से उसी रूम में आ जाते हैं। अब शेरन उस डीमन का नाम लेकर अपने लास्ट स्टेज के प्रोसेस को पूरा करने लगती है, लेकिन जैसे ही शेरन उस डीमन का नाम लेती है तो वो डीमन गुस्से में आ जाता है और रूम की खिड़कियों को तोड़ देता है। लेकिन शेरन लगातार मंत्रों को बोलती रहती है और उसका नाम लेती रहती है, जिसकी वजह से वोंगजू इतना जोर से चिल्लाती है कि वहां रखी सारी चीजें गिरने लगती है। इसके बाद वोंगजू भी वही गिर जाती है। इसके बाद वहां एक पोर्टल खुल जाता है जो वोंगजू को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन जोंगो अपनी बहन को पकड़ लेती है। शेरन भी अपने मंत्रों की स्पीड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे डीमन का असर भी वोंगजू की बॉडी पर से कम होने लगता है। इसके बाद बॉब उस पोर्टल में जोरदार मुक्का मारता है और वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है और वोंगजू भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है, यानी कि वो डीमन भी उस पोर्टल के साथ वहां से गायब हो गया था। और अब अपनी बहन को सही सलामत देखकर जोंगवो काफी ज्यादा खुश होती है। बॉब उन्हें बताता है कि ये डीमन वही है जिसने उन मासूम बच्चों की जान ली थी, और उसने अपना नाम लूसीफर इसलिए रखा ताकि कोई उसका असली नाम ना जान सके और उसके ऊपर अपना एग्जॉस्टिज्म ना कर सके। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हंटर टीम एक ऐसी जगह जाती है जहां कल्ट ग्रुप के मेंबर अभी भी शैतान को बुलाने की तैयारियां कर रहे थे। वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कल्ट ग्रुप का लीडर वहां नहीं होता, लेकिन वो लोग किसी बिशप का नाम पुकारते रहते हैं। अब ये बिशप कौन है ये हंटर टीम नहीं जानती, और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।